गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका आईडू अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मौर्य काल से आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे उससे एक ना एक क्वेश्चन मौर्य काल से पूछा जाता है। तो मौर्य काल काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मौर्य काल। क्योंकि मौर्य काल का जो चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो भारत वंश में प्रथम साम्राज्य अगर देखा जाए, तो वो मौर्य काल था। कौन-सा था? मौर्य काल था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। अब बात आती है कि मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसको ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब बने थे, जब इन्होंने स्थापना करी थी मौर्य काल की, उस समय पर कौन-सी शताब्दी चल रही थी, कौन-सी ईस्वी चल रही थी? तो 323 से 298 ईसा पूर्व के बीच में ये जो है शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित जो है विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मतलब कि जो सैंड्रोकोटस जो नाम है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। समझिएगा मेरी बात, कि जो सैंड्रोकोटस जो नाम है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। और ये नाम किसने इसकी पहचान करी थी? तो विलियम्स जोन्स। ये विलियम्स जोन्स ने जो है इसकी इस पहचान करी थी कि गुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हीं को ही सैंड्रोकोटस बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आ रहा है तो दोस्तों इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जैन धर्म को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो पहले शासक थे मौर्य काल के, इन जो कह सकते हो संस्थापक भी थे मौर्य काल के, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। तो देखिए समझिए कि मैं आपको क्या बताना जा रहा हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो काल है, इसकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य कितनी ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया? तो 323 से 298 ईसा पूर्व तक। और चंद्रगुप्त जो हैं वो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे मौर्य वंश के। अब बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और इसने जो है आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जबकि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, उसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। और बिंदुसार ने जो जो उसका शासन काल है, वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि मौर्य काल में जो उसके संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने 323 से 298 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और इसी के साथ-साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था जिसका नाम बिंदुसार था, उसने आजीवक संप्रदाय जो है उसको अपनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, तो वो थे अशोक। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र जो है वो अशोक था। तो बिंदुसार के बाद जो शासन काल में जिसने राज किया वो अशोक था और इसको अशोक महान भी बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे राज्यों को अपने शासन काल में जीता था। अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। याद रखिए, 3 एक ही काल के, मतलब मौर्य काल के 3 शासक और तीनों ने अलग-अलग धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया
और अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है? ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको केवल वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? और जो अशोक का शासन काल था वो था 273 से 232 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है? याद रहेगा ना आप लोगों को ये चीज़ें? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ आपके लिए। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है मास्की अभिलेख। क्या आता है? मास्की अभिलेख। ये देखिए, ध्यान से स्क्रीन में देखिए, मास्की अभिलेख। ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ये अशोक के द्वारा। ठीक है? मास्की अभिलेख जो है वो अशोक के द्वारा वर्णित किया गया है। जबकि अगर हम बात करें कि अ, पुराणों में अशोक का नाम जानते हैं क्या है? अशोक वर्धन है, जबकि मास्की अभिलेख जो है उसमें अशोक का नाम अशोक है और पुराण में जो अशोक का नाम है अशोक वर्धन है, जबकि ब्राह्मणी लिपि में जो है प्रियदर्शनी भी नाम रखा गया है। ठीक है? याद रखिएगा। तो अशोक के 3 नाम हैं, अशोक, अशोक वर्धन, प्रियदर्शनी। कई बार पूछा जाता है कि मास्की अभिलेख के द्वारा अशोक का क्या नाम था? तो वो अशोक ही था। पुराण के द्वारा अगर पुराणों में अशोक को किस नाम से पहचाना जाता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अशोक वर्धन। और अगर कहा जाए वाहिनी लिपि में तो प्रियदर्शनी। ठीक है? तो अशोक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये और इसने बहुत सारे अभिलेख भी बनवाए थे। ठीक है? अगर बात करें कि मौर्य काल के अंतिम शासक की तो वो था बृहदत्त। मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। तो जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाएगा, बिंदुसार से पूछा जाएगा, अशोक से पूछा जा सकता है या बृहदत्त। बस इतने ही क्वेश्चन से इसी के अराउंड आप कभी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिए जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? बिंदुसार था, जिसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था और बिंदुसार का पुत्र जो था वो अशोक था, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है? याद रहेगा आपको। और जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अलग-अलग शासक रहे और इसी के साथ मौर्य काल के बाद जो वंश आया था, वो शुंग वंश आया था। कौन-सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके आगे की डिटेल को समझने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले जो थे शासक, उनका क्या नाम था? जो संस्थापक थे, अगर संस्थापक की हम बात करें, तो संस्थापक कौन था? जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य था। समझिए मेरी बात। जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य काल का, जिसने कि जैन धर्म अपनाया। उसके बाद आया बिंदुसार, बिंदुसार ने जो है आजीवक संप्रदाय अपनाया था। उसके बाद आया अशोक, अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है? मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, जबकि पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन लिखा हुआ है और वाहनी लिपि में जो है अशोक का नाम जो है प्रियदर्शनी लिखा हुआ है। और जो मौर्य काल का जो सबसे अंतिम शासक था, उसका नाम था बृहदत्त। ठीक है? और बृहदत्त को किसने हराया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने हराया था। बृहदत्त को जो है वो हराया था पुष्पमित्र शुंग ने जो है उसको हराया था, उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद पुष्पमित्र शुंग ने ही जो है शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि शुंग वंश की स्थापना या उसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्पमित्र शुंग थे। ठीक है? याद रहेगा इतना, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए या अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। ईज़ी है, इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो स्रोतों की बात करें, तो 2 तरह के स्रोत हैं। एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है अभिलेखीय स्रोत। मौर्य काल को अगर आपको समझना है, तो 2 तरह के स्रोतों के द्वारा उसको समझा जा सकता है। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है अभिलेखीय स्रोत।
जो साहित्यिक स्रोत है उसमें 2 स्रोत हैं। पहला है आपका अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र है, इसको आप याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र, ठीक है? और दूसरा है इंडिका, ये दोनों ही साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और अर्थशास्त्र जो है, इसको जो है लिखा था कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की जो रचना है, वो कौटिल्य ने करी थी और अर्थशास्त्र की जो भाषा थी, वो थी संस्कृत। मतलब कौटिल्य को जो था उनको संस्कृत आती थी। आज के ज़माने पे लोगों को संस्कृत नहीं आती है उतनी, लेकिन पहले जो हैं, जो साहित्य हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साहित्य ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो हमने आपसे बात कही कि 2 तरह के स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है, अभिलेखीय स्रोत है और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। दूसरा साहित्य है इंडिका जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था और इसकी यूनानी भाषा थी। तो कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि इंडिका के जो लिखित भाषा है वो कौन-सी भाषा थी? तो आपका आंसर होगा यूनानी भाषा थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा वो किस भाषा में लिखा है? तो वो लिखा है संस्कृत भाषा में, ठीक है? अभिलेखीय स्रोतों की बात करें तो उसमें एक स्रोत आता है जैसे सांची का अभिलेख, सारनाथ, ठीक है? यहाँ पर अभिलेख है मास्की का अभिलेख और कौशाम्बी, ठीक है? यहाँ पर जो है कई अभिलेख जो हैं अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं जिसमें कि तुम्हें जो है मौर्य काल शासन के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। और एक जो अभिलेख है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन-सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये अभिलेख याद रखिएगा। एक फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट और 1-2 बार नहीं हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे बात कही जाए स्रोत की तो स्रोत 2 तरह के हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है अभिलेखीय स्रोत, ठीक है? फिर अगर आपसे बात करी जाए कि साहित्यिक स्रोत में कौन-सा है, तो पहला है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना जो है वो कौटिल्य ने करी थी और ये संस्कृत भाषा में रचित है। दूसरे साहित्यिक स्रोत जो है वो है इंडिका और इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने और किस भाषा में लिखा था? यूनानी भाषा में लिखा था। और अगर हम बात करें अभिलेखीय स्रोत की तो अशोक के अभिलेख इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला अभिलेख है सांची का अभिलेख, दूसरा है सारनाथ का अभिलेख, तीसरा मास्की का अभिलेख और ये कौशाम्बी का। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम आगे चलें और आगे बात करें, दोस्तों आपने दो जो भी फ्रेंड्स, फैमिली है उनको इस चैनल को भेज दीजिए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव देखने जाएँगे जिसमें कि जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मौर्य काल से आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलता है। अगर हम मौर्य काल की बात करें, थोड़ा उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो मौर्य काल पंजाब विजय जो है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। हमने बताया कि मौर्य काल के पहले शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सबसे पहले जो विजय करी थी वो पंजाब में विजय करी थी। ठीक है? इतना आपको याद रहेगा कि चंद्रगुप्त की पहली विजय कौन-सी थी? पंजाब विजय थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब तक रहा है? 323 से लेकर 298 298 ईसा पूर्व तक रहा है। मौर्य वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम अगर आपकी बात करी जाए प्रथम की तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य जो है सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ था। किसके-किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। समझिए 305 में तो भाई हमने आपको बताया कि 323 से 398 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला जो विजय प्राप्त करी थी वो पंजाब के
पंजाब विजय प्राप्त करी थी। अगर उसके बाद बात करें तो चंद्रगुप्त ने एक जो है युद्ध भी जो लड़ा था सिंधु नदी के किनारे, वो युद्ध था चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के मध्य। और जो सेल्यूकस है, तो सेल्यूकस ने अपनी जो पुत्री है, सेल्यूकस की एक लड़की थी जिसका नाम था हेलेना, और उसका जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी सेल्यूकस ने। एक्चुअल में सेल्यूकस हार गया था। तो सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। यूनानी राजदूत जो है वो कौन था, मैगिस्थनीज। हमने बताया कि मैगिस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी मैगिस्थनीज ने। तो चंद्रगुप्त के दरबार में ही जो है मैगस्थनीज आया था, तभी तो उसने मौर्य काल के बारे में लिखा था। और जो मैगस्थनीज है वो यूनानी राजदूत था। तो इसने क्या किया है, चंद मैगस्थनीज जो है वो प्रथम शासक, मौर्य काल के प्रथम शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था, और उसने यूनानी भाषा में भी इसने इंडिका लिखी थी, और ये यूनान का ही था। ठीक है। जहाँ का रहेगा वहाँ के बारे में ही जो है लिखेगा जो भी लेखक है। ठीक है? तो ये समझने वाली बात है। और दोस्तों इसको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कैसा लग रहा है वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं तब तक। रुद्र दमन ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो रुद्र दमन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है कि रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख है कि अशोक के गवर्नर जो तुषाप ने सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण कराया था, या पुनर्निर्माण जो है सुदर्शन झील का किसने करवाया था, तुषाप। और ये कौन थे, ये अशोक के जो महान सम्राट अशोक मौर्य काल का जो था उसके गवर्नर थे। रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख में ये भी उल्लेख है कि मौर्य काल के गवर्नर पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है? तो तब उस सुदर्शन झील का अगर आपसे बात करी जाए निर्माण किसने कराया था, तो वो पुष्यगुप्त ने कराया था। अगर बात करी जाए कि इसका दोबारा जो है पुनर्निर्माण किसने कराया था, वो तुषाप ने कराया था, कब, अशोक के समय पर। और चंद्रगुप्त मौर्य जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके शासन में ही पुष्पगुप्त ने ही जो है सौराष्ट्र प्रांत में जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने समझने में, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपका निकाल दूँगा। ठीक है? अब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्टेंट शासक कौन-कौन से हैं। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, और लास्ट में बृहदत्त आते हैं जो मौर्य काल शासन के समय के हैं। साहित्यिक के बारे में हमने आपको बताया ही बताया। अब अगर हम बात करें बिंदुसार के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार आया था। बिंदुसार का नाम जो है अमित्रोचेटस भी कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को। याद रखिएगा। और इसका जो अमित्रोचेटस का जो संस्कृत में अर्थ है उसका मतलब है अमित घात। और अमित घात का अर्थ समझ लीजिए शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसीलिए कभी आपने देखा होगा पेपर में पूछा जाता है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है, तो अमित्रोचेटस या अमित्रघात भी बोला जाता है। सीरिया के शासक एंटुकस प्रथम ने जो है डाइसेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। क्या नाम था? डाइसेकस। ठीक है? मिस्र के शासक, मिस्र जानते हैं ये ना, मिस्र जो है आपको वो भारत देश के पश्चिम में जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर आपको मिस्र देखने को मिलेगा। तो मिस्र के शासक जो हैं जिनका नाम है फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, डायग्नोसिस नामक एक राज
डायोनिस नामक एक राजदूत को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने? मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टामली द्वितीय ने डायोनिस को जो है, जो वहां का राजदूत था, उसको यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार, मैंने आपको पहले भी बताया कि यह आजीवक संप्रदाय का शासक था। बिंदुसार का शासन जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा, और बिंदुसार की जो मृत्यु होगी वो कब होगी? 273 ईसा पूर्व में। तो काफी कुछ आपको जानने को मिला बिंदुसार के बारे में, कि बिंदुसार का नाम अमित्रोचेटस भी बिंदुसार को बोलते हैं, या अमित्रघात भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उसने डायमिकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। इसी के साथ साथ मिस्र का जो शासक था फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय, इसने डायोनिस नामक एक इंसान को जो है राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ लेना चाहिए। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो तीसरा शासक मौर्य काल का जो है वो है अशोक। अशोक का जो शासन काल है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। सर्वप्रथम अशोक का नाम मास्की में लघु शिलालेख में पढ़ा गया। कौन सा? मास्की का एक अभिलेख था, मैंने आपको बताया, उसमें अशोक नाम लिखा हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम अशोक का नाम जो है मास्की के जो अभिलेख है उसमें मिला, और ये इसकी खोज कब करी गई थी? 1915 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। उसने कलिंग में आक्रमण किया था और उसके बाद उसने वहां पर विजय प्राप्त कर ली थी अशोक ने। तो हमने ये समझा कि अशोक का जो नाम अशोक जो है वो मास्की के लघु शिलालेख में है, जो कि 1915 ईस्वी में इसको खोजा गया। अगर हम बात करें अशोक की कालिंग में जो है कब उसने विजय प्राप्त करी थी, तो 261 ईसा पूर्व में करी थी। इसको समझ लीजिए। तो कलिंग विजय के पश्चात जो है वो बौद्ध धर्म जो है अशोक ने स्वीकार कर लिया था। तो अगर हम बात करें कि अशोक ने कौन धर्म स्वीकार किया था, तो अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। तो अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और कब? कलिंग युद्ध के बाद उसने वहां पर देखा इतना रक्तचाप हुआ, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने। अगर हम बात करें कि अशोक का जब राज्य अभिषेक हुआ था, उसके पहले जो है अशोक जो है वो उज्जैन, ठीक है, इस समय हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है, पहले इसका नाम अवंती था। क्या नाम था? अवंती। और तक्षशिला, इन दो जगहों का वो शासक था। कौन? अशोक। जब अशोक का राज्य अभिषेक नहीं हुआ था, तब अशोक उज्जैन, जिसका पहले नाम था अवंती, और तक्षशिला, यहाँ का वो शासक हुआ करता था। अगर अशोक की माता के नाम की बात करें, तो अशोक की माता जो थी शुभदांगी थी। क्या नाम था? शुभदांगी। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी, ये जो है अशोक को ये उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये लोगों के बीच में काफी प्रिय थे अशोक, तो इसलिए उनको देवनाम प्रियदर्शी जो है उपाधि दी गई थी। जो भी मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है और पूछी जाएंगी भी। अशोक का एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसका पुत्र का जो नाम था वो था महेंद्र, और पुत्री का जो नाम था वो था संघमित्रा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट याद रखिए, मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अशोक जो है उसका जो कार्यकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व था। अशोक का जो अशोक नाम है वो 1915 में मास्की के जो लघु शिलालेख है उसमें पढ़ा गया। मतलब कि मास्की के जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक का नाम जो है वो अशोक लिखा हुआ था। अगर हम बात करें तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग में आक्रमण किया और कलिंग पर विजय भी प्राप्त कर ली। लेकिन काफी रक्तचाप होने के बाद उसने जो है
वो युद्ध नीति को खत्म कर दिया था और उसके साथ ही उसने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को काफ़ी मानने लगा था। राज्याभिषेक के पहले जो है वो जो अशोक है वो उज्जैन, जिसका पहले नाम अवंती हुआ करता था, और तक्षशिला यहाँ का प्रांतीय शासक होता था। अशोक की जो माता थी उनका नाम सुभद्रांगी था, और अशोक का भी एक और नाम था जो था देवनाम प्रियदर्शी, जो कि लोगों के द्वारा उनको ये उपाधि दी गई थी। काफ़ी कह सकते हो कि लोगों के बीच में उनके प्रिय थे, इसलिए। अशोक ने अपने पुत्र जो है, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने भेजा था। तो अशोक के 2 बच्चे थे, एक पुत्र, एक पुत्री। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, जिनको कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में भेजा था। तो दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और ये कैसा वीडियो लग रहा है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल का जो है केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं और सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें, मौर्य काल के प्रशासन की, तो राजा की सहायता के लिए जो है एक मंत्रिमंडल होता था या मंत्रीगण होता था, जिसको उप समिति बोलते थे। क्या नाम था? उप समिति, या मंत्रिण भी बोलते थे इसको, जो राजा की सहायता करते थे। ठीक है। और उनकी नियुक्ति की जाती थी। उसमें कौन-कौन होता था? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती थी, युवराज की नियुक्ति, सेनापति होता था, ठीक है? और जो मुख्य समाहर्ता आदि ये सब जो है, वो मंत्रिण में आते थे, उपसमिति के अंतर्गत आते थे। मौर्य काल जो है उसका केंद्रीय प्रशासन के बारे में कौटिल्य के जो है सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा था और उसने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य काल के जो प्रशासन है उसके बारे में काफी डिटेल में समझाया है और बताया भी है। राजा का पद जो है यहाँ पर वंशानुगत होता था। हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसका पुत्र है वो बिंदुसार, वो आया। फिर बिंदुसार के बाद जो है अशोक महान आया। तो कहीं ना कहीं ये वंशानुगत था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा जाता था। यूनानी जो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो वहाँ का अध्यक्ष होता था उसको मजिस्ट्रेट कहते थे। तो ये केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है? तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक कॉपी और पेन ज़रूर रखा करिए अपने आप, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, और जो चीज़ें आपको टिपिकल लग रही हैं उसको लिख भी लिया करिए कॉपी में, क्योंकि ना जाने कौन-सा पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और आप फिर बाद में पछताएँगे कि हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो ज़रूरी है, आप इसको याद रखिएगा। अगर मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था की बात करें, तो सैन्य व्यवस्था जो थी वो कैसी थी मौर्य काल की? तो काफ़ी उन्नत किस्म की सैन्य व्यवस्था थी। मेगास्थनीज़, जिसने इंडिका जो है बुक लिखी है, उसके अनुसार सेना की देख-रेख के लिए एक अलग विभाग हुआ करता था। अलग विभाग था जो कि सेना की देख-रेख के लिए था। तो मतलब कि सेना पर जो मौर्य काल के शासक हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। और इस विभाग में जो विभाग जो जो कह सकते हो कि सेना की देख-रेख के लिए बनाया गया था, उसमें लगभग 30 लोग हुआ करते थे, ठीक है? ये किसने बोला? मेगास्थनीज़ ने बोला। मगर कौटिल्य के अनुसार जो है राजा सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। ऐसा उसने बोला है कौटिल्य ने, कि राजा जो है वो सबको नियुक्त करता था, ठीक है? और चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त की सेना में इतनी बड़ी सेना थी, आप समझिए कि उसमें लगभग 6 लाख पैदल जो सेना में लोग हैं वो थे, और लगभग 30,000 जो सैनिक थे वो अश्वरोही थे, मतलब वो घुड़सवार थे, और लगभग 9,000 जो हैं
वो हाथी की सेना हुआ करती थी और 8,000 जो है वो रथ की सेना हुआ करती थी। तो मतलब कि अगर इस डेटा को अगर आप देखेंगे, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि मौर्य काल के समय पर जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी सेना हुआ करती थी। तभी तो आप देख रहे हैं कि अशोक ने लगभग-लगभग दक्षिण को छोड़ के लगभग-लगभग पूरा भारत जीत लिया था। उसकी वजह थी कि उसके पास सेना भी काफ़ी बड़ी थी। ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा कि नहीं? आप जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाता रहूँ और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, फैमिली मेंबर को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी जीएस आता है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है? मौर्य काल में अगर हम गुप्तचर की जो व्यवस्था देखें, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में कुछ गुप्तचर रखे जाते थे, जो कि गुप्त रूप से राजा को जो प्रजा की दिक्कतें हैं, वो सब भी बताया करते थे। तो अर्थशास्त्र में जो है, गुप्तचरों को जो है, वो किस नाम से बोला गया है? गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी थी, तो उसने जो गुप्तचरों का नाम जो वो लिखा है उसमें अर्थशास्त्र में वो लिखा है गूढ़ पुरुष, ठीक है? याद रहेगा। और स्ट्राबो ने जो है मौर्य काल के जो गुप्तचर होते थे उनको इंस्पेक्टर लिखा है, ठीक है? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष बोला गया मगर स्ट्राबो ने जो है इन्हीं गुप्तचर को इंस्पेक्टर बोला था। अगर बात करें कि इसकी जो गुप्तचर है इनकी एक संस्था होती थी। संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचारी करते थे, ठीक है? तो संस्था क्या क्या मतलब था कि जो मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 5 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है? और वहाँ की गुप्त बातों को जो है राजा तक पहुँचा रहे हैं, तो उन्हें संस्था कहा जाता था, ठीक है? अब संचरा क्या कहा जाता है? तो संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचारी का कार्य करते थे। तो वो राज्य में जो है भ्रमण करते रहते थे पूरे राज्य में और वहाँ गुप्त रूप से जो भी जानकारी मिलती थी, वो गुप्त रूप से राजा को बताते थे। तो 2 तरह के जो गुप्तचर होते थे, एक थे संस्था और दूसरा था संचरा, इसमें मौर्य काल में, ठीक है? याद रहेगा आपको? ठीक। तो जो गुप्तचर थे, उनके 2 नाम आपको याद रखने हैं, अर्थशास्त्र में जो है गूढ़ पुरुष बोला गया है, जबकि स्ट्राबो ने जो है गुप्तचरों को इंस्पेक्टर बोला। गुप्तचर 2 उसमें टर्म्स हैं, एक है संस्था, तो वो गुप्तचर जो एक स्थान पर रहकर ही गुप्तचारी करते हैं, तो वो संस्था कहलाते थे और जो संचरा थे, उसमें जो है गुप्तचर जो है, वो पूरे राज्य में घूम-घूम कर जानकारी को प्राप्त करते थे और राजा तक पहुँचाते थे। और जो मौर्य काल में विदेशों में भी गुप्तचरों को भेजा जाता था, उन्हें उभय वेतन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उभय वेतन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो भी मैं ब्रैकेट में शब्दों को चयनित कर रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यही सब आपके ऑप्शन में आ जाते हैं एग्ज़ाम के, पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि संस्था, संरचना आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, आप देखेंगे जाके तो मौर्य काल की जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में वो लोग डिस्कस ही नहीं करते। थोड़ा बहुत बता देते हैं और बस निकल जाते हैं। तो यहाँ पर तो कोई पैसा भी आपका नहीं लग रहा है, मैं फ्री में ही केवल पढ़ाता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो कि जब पेपर टफ आता है, जब लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। और आप उन कॉमन लोगों से आगे निकल कर अपनी जॉब कर सकेंगे और जॉब पा भी सकेंगे, ठीक है? मौर्य काल की अगर न्याय व्यवस्था की बात करें, तो मौर्य काल की न्याय व्यवस्था भी काफ़ी उन्नत किस्म की थी। न्याय व्यवस्था जो थी मौर्य काल की काफ़ी उन्नत किस्म की थी, ठीक है? फौजदारी न्यायालय को जो है कंटक शोधन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंटक शोधन, कंटक शोधन। जो फौजदारी वाली न्याय होती थी। फौजदारी वाली मतलब कि जिस न्यायालय में जो लड़ाई छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े जो हुआ करते थे, उस तरह की जो अ, उसके लिए जो न्यायालय बनाया गया था, उसको कंटक शोधन कहते थे और जो दीवानी न्यायालय होती थी, उनको बोला जाता था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय याद रखिएगा 2 तरह के न्यायालय थे, 2 न्यायालय थे, एक
था कंटक शोधन और दूसरा था धर्मस्थीय। कंटक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय था और धर्मस्थीय जो था वो दीवानी न्यायालय था। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्रीय न्यायालय होता था। कहीं पर अगर नहीं मिल आपको उस समय पर जो वहाँ के लोग रहते थे उनको न्याय नहीं मिलता था तो राजा के केंद्रीय न्यायालय में जाते थे तो वहां से उनको न्याय मिल जाता था। ठीक है। ग्राम न्यायालय में ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से ही न्याय का काम करता था। तो ग्राम न्यायालय भी हुआ करता था जिसमें ग्रामिक होता था। ठीक है। वो न्याय का काम करता था। तो इस तरह से देखेंगे कि न्याय व्यवस्था भी काफी बड़ी हुआ करती थी मौर्य काल के शासन काल में। आपको कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, आप ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको किस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं डिटेल। मैं आपको वो चैप्टर क्लियर करा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ कि जो आपको और कोई नहीं पढ़ाता होगा। इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मौर्य का, ठीक है। तो आपने नहीं पढ़ोगे, आप कोई भी आप कोचिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें कंटक शोधन के बारे में नहीं बताया गया होगा, धर्मस्थी के बारे में नहीं बताया गया होगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब जो एग्जाम होता है वो काफी आपको उसको ध्यान दे के पढ़ने की बात है, वो रटी रटाई चीजें बहुत नहीं आती। ठीक है। आगे बढ़े अगर नगर प्रशासन की, तो मौर्य काल का नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी जो है हमें वो इंडिका में मिलती है। और इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। तो अगर नगर व्यवस्था के बारे में आपको समझना है मौर्य काल में तो मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी और मैगस्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रमुख अधिकारी जो है एस्ट्रोनोमोई हुआ करता था। जिसका क्या नाम था? एस्ट्रोनोमोई जो है इनको, जैसे कि इंस्पेक्टर और ऐसे बोलते हैं ना, इस तरीके से ही जो अधिकारी जो था उसको एस्ट्रोनोमोई बोला जाता था। ठीक है। और इसमें प्रांतों में एक चक्र जो है प्रांतों को कहा जाता था और प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा प्रांतपति हुआ करता था। ठीक है। प्रांतपति की नियुक्ति करते थे। प्रांत जो होता था उसका जो हेड होता था उसको प्रांतपति बोला जाता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चैनल को आप कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। आपको अगर कोई दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली अशोक के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप एक दो बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अशोक के बारे में क्लियर हो जाएगा और मौर्य काल के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें, अशोक के अभिलेख, तो जो अशोक का अभिलेख है वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने जो है उसके अभिलेख पढ़े थे। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। तो 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख जो है वो पढ़े थे। इन्होंने टोपरा अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। दिल्ली में है, दिल्ली में एक अभिलेख है टोपरा। ठीक है। टोपरा अभिलेख। ठीक है। इसको जो प्रिंसेप है इसने पढ़ा था 1837 में। याद रहेगा आपको, क्योंकि जो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले टिनफेंथलर ने की थी। जेम्स प्रिंसेप ने तो अभिलेख पढ़े थे, ठीक, मगर सबसे पहले जो खोज जो हुई थी अशोक के अभिलेख की वो 1750 ईस्वी में हुई थी और ये टिफेंथलर ने जो है वो करी थी। किसकी खोज? अभिलेखों की। और अभिलेख पहले सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स फिलिप्स ने पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखे हुए थे वो लिखवाए हुए थे तो वो प्राकृत भाषा में लिखवाए थे। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वैसे उसकी लिपि कई हैं, 4 लिपियों में लिखी गई हैं। पहली है ब्राह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्टी लिपि, तीसरी है
अरमाइक लिपि और चौथी है यूनानी लिपि। 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। पहली है ब्राह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्ठी लिपि, तीसरी है अरामाइक लिपि और चौथी है यूनानी लिपि। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के जो अभिलेख हैं, वहाँ पर जो शिलालेख हैं, शिलाओं में लिखे गए लेख हैं, वो उनकी भाषा जो है वो खरोष्ठी है, जो पाकिस्तान में है, ठीक है? तो पाकिस्तान में खरोष्ठी भाषा में जो लेख मिलते हैं किसके? अशोक के। तो समझ लीजिए कि अशोक केवल उसने भारत में ही शासन नहीं किया, भारत के बाहर भी जो पाकिस्तान है, ये सब कुछ अशोक के राज्य के अंदर आ गया था, ठीक है? तो आप टोपरा जो है वो दिल्ली में है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस के शायद 2017-18 में पूछा गया है कि दिल्ली का जो टोपरा अभिलेख है अशोक का, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भानु प्रभु जो शिलालेख है, भानु प्रभु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त की गई है। तो आपसे पूछा जाए अगर एग्जाम में कि बौद्ध धर्म में आस्था किस अभिलेख में आपको देखने को मिलती है अशोक के, तो आंसर होगा भाब्रू लघु शिलालेख। कौन सा? भाब्रू लघु शिलालेख। तो एक टोपरा अभिलेख समझ लीजिए, भाब्रू लघु शिलालेख के बारे में भी समझ लीजिए। अगर हम लोग भाब्रू शिलालेख की बात करते हैं, तो भाब्रू शिलालेख में जो है, भाब्रू जो लघु शिलालेख है, इसमें अशोक का नाम जो है वो अशोक ही रहा, मगर अशोक ने इस शिलालेख में अपने आप को कहा था कि वो मगध का राजा है, अपने आप को मगध का राजा कहा है। किसमें? भाब्रू शिलालेख में, ठीक है? तो ये एग्जाम में पूछा जाए अगर आपसे, या कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कहे कि अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा, किस अभिलेख में कहा या किस शिलालेख में कहा, तो आपका आंसर होगा भाब्रू लघु शिलालेख, ठीक है? और रोमिल 23 स्तंभ शिलालेख जो है में अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और समय उसमें उल्लेख भी लिया हुआ है। तो अशोक ने बलि नामक जो कर है समाप्त करने और भूमि कर को घटाकर 1/8 कर देने का उल्लेख किया है। किसने? अशोक ने। और किसमें? रोमिनदेई स्तंभ लेख में। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बताया कि भाई मैं मगध का राजा हूँ, जबकि रुम्मेदेई स्तंभ लेख में जो है वो अशोक ने बताया कि जो बलि नामक जो कर है उसने समाप्त कर दिया है और भूमि कर को भी घटाकर 1/8 कर दिया है। इलाहाबाद में कौशाम्बी में एक लघु शिलालेख है, ठीक है? इसमें रानी जो शिलालेख को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख बोलते हैं, तो आंसर होगा इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को ही रानी का अभिलेख बोलते हैं, ठीक है? याद रहेगा आपको। और 13वां जो शिलालेख है वही जो है उसमें ही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन से? 13वें जो दीर्घ शिलालेख है उसमें। तो याद रखिएगा, नंबर 13वां शिलालेख है जो कि कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, ठीक है? याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए और वीडियो को अपना शेयर करते रहिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर परिवार में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं, उनको इससे फायदा ही मिलेगा। आप क्लास में किसी के पढ़ते हैं जाके तो वहां पर आपसे पैसा लिया जाता है, यहाँ पर आपको फ्री में बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख है। कितने? 4 वर्णों का उल्लेख है, ठीक है? और जो आर्थिक आधार पर भारतीय समाज है, मैगस्थनीज ने जो कहा था वो 7 वर्णों की बात कही थी। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। तो उसने 4 वर्णों की बात करी, जबकि मैगस्थनीज ने 7 वर्णों की बात करी। उसमें 7 लोग कौन-कौन से थे? पहला था दार्शनिक, ये मैगस्थनीज के अनुसार है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापार शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक
और मंत्री, ये 7 वर्ण होते थे मेगास्थनीज के अनुसार, क्योंकि ये यूनानी था और बाहर की कंट्री का जो राजदूत बन के आया था, उसने इंडिका लिखी थी किताब, तो उसको जो भी समझ में आया उसने लिखा। मगर कौटिल्य जो थे वो भारत के थे, अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने 4 वर्णों की बात करी थी। अगर हम सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की बात करते हैं, देखिए आजकल जो है स्त्रियों के उत्थान के लिए काफ़ी सरकार सोचती है, उसको आगे बढ़ाने की भी बात करती है। लेकिन स्त्रियों की जो दशा है, जो मौर्य काल के समय थी, तो वो अच्छी नहीं थी। उनकी स्थिति जो पहले हुआ करती थी मौर्य काल से, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, मगर बाद की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे मौर्य काल में। विधवा तथा पुनर्विवाह भी मौर्य काल के समय पर होते थे। ये अच्छी बात है कि विधवा और पुनर्विवाह हुआ करते थे। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुनर्भु कहा जाता था। किसको? पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को। याद रहेगा? तो स्त्रियों की दशा में क्या हुआ था? पहले की अपेक्षा मौर्य काल के पहले की अपेक्षा मौर्य काल में गिरावट नज़र आई थी। समाज में 8 प्रकार के जो है विवाह हुआ करते थे। विधवा विवाह और पुनर्विवाह भी होता था। और पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भु कहा जाता था। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिए स्त्रियों की दशा। ठीक है? ये आईएएस वाईएएस में जो है ये क्वेश्चंस जो है काफी पूछे जाते हैं। अगर हम मुद्रा की बात करें, उस समय पर जो है मुद्रा कैसी चलती थी, तो जो मुद्रा जो थी वो निर्गम का अधिकार लक्ष्यात्मक नामक अधिकारी को था। और मौर्य काल में जो मुद्रा थी वो सोने की थी, चांदी की और ताम्र की जो थी वो चलाई जाती थी। तो 3 तरह के मेटल की मुद्राएँ चलती थी, सोना, चांदी और ताम्र, ठीक है? अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों में वर्तमान में 2 स्तूप ही शेष बचे हैं। पहला कौन-सा है? सांची का स्तूप और दूसरा है सारनाथ का स्तूप। अब जो अशोक ने जितने भी स्तूप बनवाए थे, उसमें अब वो स्तूप नहीं बने हैं या तो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं लगभग। केवल 2 तरह के 2 ही स्तूप हैं जो अशोक के बचे हुए हैं, एक है सांची का स्तूप और दूसरा है सारनाथ का स्तूप। सारनाथ जो स्तूप है उसमें 4 पशुओं को दिखाया गया है, जिसमें कौन-कौन से हैं? हाथी है, वृषभ है, सिंह है और अश्व है, ठीक है? हाथी आप जानते ही, वृषभ मतलब बैल और सिंह मतलब शेर और अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है? तो ये 4 जो हैं, जो पशु हैं, वो दिखाए गए हैं सारनाथ के स्तंभ में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको आगे क्या डिटेल में पढ़ना है वो भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उन 4 पशुओं जैसे कि हाथी हो गया, वृषभ हो गया, सिंह हो गया मतलब शेर हो गया और अश्व मतलब घोड़ा हो गया। तो 4 पशु थे, 4 पशुओं के नीचे जो है 24 तीलियों वाला चक्र होता था। आप देखते हैं भारत का जो फ्लैग है उसमें जो बीच में जो चक्र बना हुआ है वो यहीं से ही सारनाथ के शोक स्तंभ से ही लिया गया है। और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियों का बना होता है। सारनाथ की इस लॉट पर भारत सरकार का राज चिन्ह जो है उसमें भी आप वृषभ, अश्व, ठीक है? और 24 तीलियों वाला चक्र दिखाया गया है, ठीक है? याद रखिएगा। और जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी, क्योंकि जो कलिंग का युद्ध था वो काफ़ी कह सकते हो उससे अशोक के हृदय में परिवर्तन हो चुका था, तो उसने धम्म विजय नीति को अपनाया था। तो ये सारी चीज़ें थी अशोक के बारे में और मौर्य काल के बारे में। अगर हम बात कर लें, एक छोटा-सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त नाम किसका था? तो चाणक्य का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। ठीक है दोस्तों? तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका जो है मौर्य काल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में। आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जिससे कि
क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और यही यहाँ से 100% कभी भी आप देखिएगा आने वाले पेपर में आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिल जाएँगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा।